हेलो बच्चों, आज पॉलिटी का जो सेगमेंट छूटा हुआ था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक की बात कर ली थी। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे और ये जो सेगमेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इम्पॉर्टेंट बनता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रश्न नहीं आते। हाँ, ऑब्जेक्टिव के ख्याल से एक आध प्रश्न ही जो आते हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेंस के पर्पज़ से तो एग्जाम्स में बनते हैं प्रश्न। हाँ, ऑब्जेक्टिव के ख्याल से 8-10 प्रश्न बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते। जो प्रचलित प्रश्न हैं वही आते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे डायमेंशंस भी आपको बताऊंगा इसके संबंध में कि अगर कुछ ज़्यादा अंदर तक गया तो वो भी प्रश्न आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनता है, ये प्रश्न आने की संभावना बनती है। आजकल कर्तव्यों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि रेलेवेंट बन रहा है कि इन दिनों पूछे जाने चाहिए। मैं 2 साल से बीपीएससी में भी गेस कर रहा हूँ इस प्रश्न को, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला तो आ गया और ये अभी नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। मुझे चलते हैं, मैं शुरू करता हूँ। जब इमरजेंसी लगी थी उस समय फंडामेंटल राइट्स आपके 20-21 को छोड़ के सब सीज कर लिए गए। 20 भी कर लिए गए थे, वो तो बहुत उस समय जुल्म हुआ था। आप देखेंगे अगर उस समय के पीरियड को पढ़ेंगे, डार्क जो है ईयर माना जाता है 2 साल, 2 इयर्स तक लगा रहा इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स पर कुठाराघात होता रहा। विपक्ष के सभी लोगों को जो भी सरकार के विरुद्ध बोला उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इवन जो कांग्रेस के भी लोग थे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध बोल रहे थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कई ऐसे कठोर कानून लागू कर दिए गए। इसी समय उन्होंने कर्तव्यों का कहा कि मौलिक अधिकार के प्रति आप लोग बहुत बात करते हो, कर्तव्य भी आपका बनता है। इसको लागू करने के लिए राज्य ने सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की और उनको ये निर्देश दिया कि वे फंडामेंटल राइट्स के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य को संस्तुति प्रदान की, लेकिन सरकार जो है वो इसमें 10 मौलिक के जो कर्तव्य है उसको फाइनल किया और संसद से संस्तुति प्रदान की। 42वां संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा इसको संविधान में जगह दी गई। भाग 4 के क में इसको एडिशन दिया गया और इसके लिए एक ही अनुच्छेद बनाया गया। 51 क के अंतर्गत में ए से लेकर के आप देखेंगे वो आई, मुझे लगता है आई तक ABCDEFGH आज देख लीजिएगा 10 तक, वहाँ तक जोड़ा गया। ABCD करके जोड़ा गया, 1 2 3 करके जोड़ा नहीं गया, इसलिए वहाँ तक जोड़े गए। उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो बच्चों को स्कूल जो भेजे जाने के संबंध में था। फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी डाले गए और अभिभावकों माता पिता का ये कर्तव्य निर्धारित किया गया कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल भेजे। तो ये जो चीज़ है 11 मौलिक कर्तव्य ये प्रस्तुत किए गए। अगर आप देखेंगे विश्व के संविधान को तो आप कई देशों में मौलिक कर्तव्य के बारे में ज़्यादा बात की गई। हम लोगों ने जो मौलिक कर्तव्य को पढ़ा उसमें रूस से बहुत निकटता दिखाई पड़ती है। रूस से हम लोगों ने ही लिया, प्रेरणा स्वरूप रूस से ही लेकर के हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट किया अपने संविधान में। रूस के संविधान में अगर आप देखेंगे तो 30 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, जापान में भी लगभग 24 के आसपास मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में अगर आप देखें कि क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं, मैं उस पर बाद में आऊँगा।
जो प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, ये जितने मैंने बताए आपको, ऐसे चीन के, इटली के, फ्रांस के, जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया के, सब के संविधान में इस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, परंतु इसका विश्लेषण जो है विस्तार पूर्वक नहीं किया गया है। हालांकि रूस और जापान के मौलिक कर्तव्य को विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है। 30 मौलिक कर्तव्य मैंने जैसा कि बताया कि रूस के संविधान में है। इतनी बातें जो है मौलिक कर्तव्य के फैक्ट से संबंधित है। अब हम आते हैं मौलिक कर्तव्य के कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहला जो मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। अब ये जो आप एक्ट देख रहे हो, ये जो इस पर जो एक्ट बने हैं, इस पर एक्ट भी बने, क्योंकि इस पर क्रियान्वयन के लिए एक्ट बनाने पड़े। आप देखेंगे, मैं एक्ट की बात बाद में करूँगा। तो ये जो क्लाउज डाला गया कि संविधान के जो नियम हैं, जो संविधान में जो दिए गए हैं, उनका आपको पालन करना है, ठीक है। और उसके आदर्शों, अब ये आदर्श क्या है, तो तमाम आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो आदर्श आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और उसके आप इधर चले आइए, राज्य के लिए आदर्श है, हम लोगों के लिए आप देखेंगे तो प्रियम्बल में भी, प्रस्तावना में भी सारे आदर्श दिए गए, ठीक है। जो राज्य को करने हैं वो हम लोग के लिए भी आदर्श है, राज्य के लिए भी आदर्श है, सबके लिए आदर्श है। समानता का व्यवहार करें तो उस राज्य के लिए है कि समान व्यवहार करेगा, तो हमारे लिए भी कि हम भी समान व्यवहार करेंगे। जाति, लिंग, वंश के आधार पर कोई भेदभाव हम लोग भी व्यक्तिगत स्तर पर नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आदर्श है, संविधान के आदर्श है। स्वतंत्रता की, वो सबको स्वतंत्र रखेंगे, ठीक है। किसी को जबरन काम नहीं करवाएंगे, बंधुआ मजदूरी नहीं कराएंगे। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये कर्तव्य भी है। अधिकार के साथ साथ जितनी बातें हैं वो हम लोगों के लिए नागरिक कर्तव्य के रूप में है कि हम उस चीज़ों को जो संविधान ने दिया है, अधिकार के रूप दूसरे को अधिकार दिया है, तो उस अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य, एक नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है। देखिए, ध्यान में रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है सिर्फ नागरिकों को ही दिए गए। स्वतंत्रता के लिए, अब इसमें मैं केसेस के बारे में बाद में बात करूंगा। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के संबंध में क्या कंट्रोवर्सी आई, कब कब केसेस क्या हुए, मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। अब दूसरा जो क्या कहता है कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो हमारे नेता हैं, उनके जो उच्च आदर्श हैं, चाहे वो गांधी जी हों, नेहरू जी हों, ठीक है, तमाम जितने भी नेता हुए, ठीक है, उन सब के अपने अपने आदर्श हैं। भगत सिंह हैं, ठीक है, आप देखेंगे हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, सबके आदर्श हैं, उच्च आदर्श। गोल एक ही था, आज़ादी प्राप्त करना, और उस आज़ादी प्राप्त करने में जो है मानवतावाद तो सबके अंदर में था, और उसको हमको प्राप्त करने में सबके अपने अपने रास्ते थे, अपने अपने अलग अलग ढंग थे। उसमें कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन आदर्श तो एक ही था, वही था, ठीक है। अब ये उच्च आदर्श, अब आप कहें कि इसमें डिफाइन नहीं किया गया ये उच्च आदर्श था क्या, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, अब आप गांधी जी को लें या उनके थॉट्स को लें, आप ये कर सकते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि उच्च आदर्श होंगे क्या। अब किसी व्यक्ति के लिए, हमारे लिए, हम गांधी जी को एडमायर करते हैं, तो आप मेरे लिए उच्च आदर्श होगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गॉडसे को एडमायर करते हैं, तो उनके लिए गांधी जी उच्च आदर्श वाले नहीं होंगे। तो ये स्पेसिफाइड नहीं है कि उच्च आदर्श होगा क्या। आप इसकी आलोचना करने में लिख सकते हैं, चूँकि स्पेसिफाइड नहीं है, और चूँकि ये कानूनन लागू नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये फ्लरिश नहीं हो पाता है। इसको बहुत ज़्यादा लागू करने के लिए राज्य भी इस पर कुठाराघात नहीं कर पाता, नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं बताऊँगा कैसे नहीं कर सकते, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें, ठीक है। अब इससे संबंधित कानून बने कि अगर कोई भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण करने में या अपमान करने में कोई ये करता है, देश की एकता अखंडता को खंडित करता है, तो उसके लिए कानून बना है, उसके अंतर्गत उसको दंडित किया जाता है, बनाने पड़े।
देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा के लिए सबको तत्पर रहना है। राष्ट्र की जब रक्षा करनी हो, जब किसी विदेशी जो लोग हैं अगर वो हमारी भूमि को अधिग्रहित करने लगे, जैसे चीन के साथ युद्ध हो जाए, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए, तो आपको अपने देश की सेवा के लिए उत्सर्ग रहना है, करने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, राष्ट्र के हो सकता है कि कभी ऐसा हो, नागरिकों को आह्वान किया जाता है कि आप भी आएँ, जल्दी से सेना में लड़ाई, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र की सेवा के लिए आप प्रेरित रहें और अग्रसर रहें। ठीक है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। अभी देखिए, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है कि सबके साथ जो है समान व्यवहार करना है, राइट टू इक्वलिटी का चीज़ दिखाई पड़ता है। ठीक है, जो धर्म, भाषा, प्रदेश एवं वर्ग आधारित सभी भेदभाव को से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अब ये जो क्लॉज है, अब इन सब की देखिए, मेंस के छात्र हो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता। उनसे प्रश्न पूछता है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये जबरन इसको लागू नहीं आप करवा सकते हैं, न्यायालय में ये चैलेंजेबल नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबरन इसको लागू नहीं कराया जा सकता। फिर भी जो भी शब्द लिखे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी इसकी प्रासंगिकता बहुत है। ठीक है, इसके महत्व बहुत है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो अब इस सारे एस्पेक्ट्स पर आपको लिखना। अब धार्मिक जो है, इन दिनों धार्मिक देखेंगे तो आपस में विवाद बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और एक लाइन सी खींचती चली जा रही है लोगों के दिलों में। वैसी दशा में मौलिक कर्तव्य बनता है, हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपनी भ्रातृत्व भावना को अपने दिलों में संजोए रखें, सबके धर्म के, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति आदर रखें। ठीक है, भाषा के प्रति, अब भाषा दक्षिण भारत और उत्तर भारत में हमेशा भाषा को लेकर के विवाद होता रहता है, तो दूसरे की भाषा का भी सम्मान करें। ठीक है, ये हमारा है। भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारे दिलों में भाषा को लेकर के किसी के साथ दुराव नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रदेश या वर्ग, अब देखिए प्रदेश की भावना होती रहती है। आप चले जाइए, देखिए महाराष्ट्र में आए दिनों मराठा मानुस कह करके और तमाम जो कुछ दल ऐसे हैं जो कि इस भावना को उभारते हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को प्रताड़ित भी करते हैं। ठीक है, तो ये कर्तव्य बनता है हमारा, ये सब प्रासंगिकता है। देखिए, यही सब प्रासंगिकता लिखनी है। घटनाक्रमों को लेकर के आप उदाहरण दे करके इसी तरह प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का कोई भेदभाव ना हो और अगर ऐसी प्रथा है तो उसका त्याग करें। ठीक है, और स्त्रियों के सम्मान के जो विरुद्ध है वैसी प्रथाओं का सम्मान आप त्याग करें, यानी कि स्त्रियों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं हो। ठीक है, अब आप ऐसी प्रथा का आपको जो है त्याग करना है, तो आप क्या दोगे इसमें? यहाँ पे सबरीमाला वाला दोगे प्रकरण कि सबरीमाला वाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद अभी तक महिलाओं को वहाँ मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये कर्तव्य बनता था, हम लोग का कर्तव्य बनता है कि ऐसी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठे। ठीक है, इसके बाद आइए, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी हमारी जो कंपोजिट कल्चर है, ये सामाजिक संस्कृति, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग मिल करके एक कंपोजिट कल्चर का भारत का निर्माण करते हैं। और हमारे समाजशास्त्रियों के लिए, विश्व के जितने भी समाजशास्त्री हैं उनके लिए ये कौतूहल का विषय होता कि जो भारत ऐसे विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग, जहाँ 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पर भाषाएं चेंज होती है, वहाँ पे लोग एक कंपोजिट कल्चर के रूप में विकसित होकर के एक राष्ट्र के रूप में कैसे है। इसलिए देखिएगा, विश्व के तमाम जो लोग हैं, जो समाजशास्त्री हैं, जो इतिहास के लोग हैं, वो भारत घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं
इतनी विभिन्नताओं वाला देश होकर भी एक राष्ट्र के रूप में कैसे है, ठीक है। यही हमारी कंपोजिट जो संस्कृति है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, यही हमारा स्ट्रेंथ भी है। और इस स्ट्रेंथ को जब कभी भी खंडित होता है, बड़ा दुख होता है इस बात का कि लोग जो है हिंदू, मुसलमान और अन्य तमाम जातिगत आधार पर हम लोग इतने संकीर्णतावादी होते चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए हम लोग इतनी ज़्यादा उग्रता व्यक्त करते हैं और अधिकारों की बात करते हैं, समझ में नहीं आता। कुछ लोग देखिएगा बनाए जातिगत सेना बनी हुई है और ये सेना क्रिएटिव रहती है, ठीक है, और उसको हम लोग शासन वाले लोग भी तवज्जो देते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आता। मुझे तो ऐसे लोगों को ही पकड़ के बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब देखिए इसके लिए कई एक्ट बने हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की, पर्यावरण के संरक्षण की बात करेंगे आप, वन जीवन कानून बना है, ठीक है, वो भी आप देंगे, ठीक है। आप तमाम जितने प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह जितने चल रहे हैं, अभ्यारण्य जीवन जीव अभ्यारण्य, सब इसमें देंगे, ठीक है। और आप सरकार के स्तर पर अभी जो योजनाएं चल रही है, जन जीवन हरियाली, सब इसी का बात है, ठीक है, पर्यावरण को ही लेकर के है। तो आप इसकी प्रासंगिकता को आप इसमें दर्शाएंगे, तमाम योजनाएं डालकर दर्शाएंगे। देखो यही तो एप्लीकेशन समझना कि आखिरकार इसका महत्व दिया तो क्या लिखना होगा इसमें, ठीक है। मैं डायमेंशन दे रहा हूँ इस प्रश्न का, ये आ सकता है एग्जाम में। और नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। अब देखिए इसकी बहुत प्रासंगिकता है। भारत जैसे देशों में बहुत अज्ञानता थी, ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम लोग यूरोप के तमाम साहित्यों से हुए, तो धीरे धीरे हमारी अज्ञानता मिटी और हम लोग जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने लगे। लेकिन आज भी वो बहुत सारे चीज़ें होती रहती हैं और हम लोग देखते रहते हैं। और अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, ठीक है, अभी भी गणेश जी जो हैं वो दूध पीने लग जाते हैं, ठीक है। तो अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो वो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। और हमारे जितने भी धर्म हैं उस धर्मों के बीच में सार एक ही है, वो है मानववाद। मानव से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म बना है मानव के कल्याण के लिए, ठीक है, इसलिए मानव से ऊपर कोई धर्म हो नहीं सकता। और जब कभी भी धर्म मानव से ऊपर हुआ है वो समाज बहुत खंडित हुआ है और उसके बाद उसके परिणाम भी बहुत हम लोगों ने भुगते हैं। और जब जब होगा तब तब हम लोग भुगतेंगे, ठीक है। इसलिए हमारे लिए धर्म मनुष्य से बड़ा नहीं हो सकता, ये तय है, ठीक है। तो इस चीज को, इस ज्ञानार्जन इसी को कहते हैं, इसी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं। चाहे वो बुद्धिज्म देखिए, जैनिज्म देखिए, कोई भी धर्म देखिए, ठीक है, चाहे कुरान पढ़िए चाहे गीता पढ़िए, सब में वही मानव से ऊपर कोई नहीं दिखाया गया, मानववाद ही दिखाया गया, ह्यूमनिज्म को सबसे ऊपर रखा गया, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, ये भी दीजिएगा। रिलीवेंट दिखाई पड़ता कि सार्वजनिक जो संपत्ति है इसका हम लोग दुरुपयोग न कर सुरक्षित रखें। अक्सर देखिएगा बंद का आह्वान करते हैं, तमाम लोग करते हैं, सार्वजनिक जो संपत्ति है उसका नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। सरकारें जो है वसूल भी करती हैं अब कि अगर आपने बंद के दौरान इस तरह की संपत्ति दूरी की तो आपसे जो है वसूली की जाएगी। कर्तव्य है, या आपका कर्तव्य है कि संपत्ति आपकी है, रेल की संपत्ति हो या फिर राज्य सरकार की कोई भी संपत्ति हो, हम लोग उसको सुरक्षित रखें, ये हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि से अपने क्षेत्र के उत्कर्ष को और बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करें ताकि राष्ट्र जो है निरंतर आगे बढ़े और उपलब्धियों की नवीन ऊंचाई को छुए। यानी हम लोग का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र सामूहिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी ऐसी गतिविधियां करें
ताकि हमारा देश जो है वो आगे बढ़े। अब वो इस चीज़ में सारी चीज़ समाहित हुई है, हर चीज़ों को आप लेंगे। देखिए बहुत बड़ा सेगमेंट, लगता नहीं है कि इसमें क्या लिखें, और लेकिन लिखना शुरू करेंगे तो हम पूरा लगता है कि कहेंगे आप मुझे 3 घंटे से ज़्यादा लिखता चला जाऊँगा। ठीक है, अब आप इसमें सारी चीज़ें, व्यक्तिगत गतिविधि है स्वयं के स्तर पर, और सामूहिक गतिविधि। अब सामूहिक गतिविधि में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब कृषि कार्य से लेकर उद्योग से लेकर के सारी गतिविधियाँ, और राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो हर वर्ग का लोग, हर सेक्टर का लोग, कैसे हम लोग को आगे बढ़ाना है राष्ट्र को, इसके लिए सोचना। ठीक है, केवल शासन के स्तर पर नहीं होगा, शासन तो नीतियाँ बनाएगी, उस नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे और हम ही लोग करेंगे क्रियान्वयन करके, और जनता जो है उसको क्रियान्वित करके राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाएगी। अगर स्टार्टअप योजना सरकार चला रही है, स्टार्टअप योजना के तहत नई नई उद्यम जो है वो स्थापित हो, तो उसको करेगा कौन? हम ही लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जब तक हम नहीं करेंगे तो शासन की नीतियाँ धरी के धरी है, कोई दिखने में अच्छी होगी, होगा कुछ नहीं। उसके लिए हमको आगे आना होगा, हमको करना होगा। ठीक है, और 11वां 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ये 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक है, ये बातें थी 11 मौलिक कर्तव्य की। अब इसकी आलोचना क्या हो सकती है, वो आ सकता है कि इसकी आलोचना क्या हो सकती है। तो मौलिक कर्तव्य की सूची जो है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कर्तव्य हैं जो कि जोड़े जाने चाहिए, वो नहीं जोड़े गए हैं। इसमें संशोधन होगा, देखिएगा, ये जोड़े जाएंगे। और वो है मतदान करने का अधिकार। जो ये मतदान करना है, ये कर्तव्य होना चाहिए, लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। अभी कर्तव्य निर्धारित नहीं किया गया। ठीक है, कर अदायगी, ठीक है, कर अदायगी करना कर्तव्य नहीं डाला गया, इसको भी देना चाहिए कि आपको कर की अदायगी करनी है। हालांकि कानून बनाए गए हैं, अगर कर आपने चोरी की तो उसके लिए दंड बनाए गए। परिवार नियोजन, ठीक है, अभी भी ये ऐच्छिक रूप से कर्तव्य नहीं बनाया गया, कहा गया कि आपको करना चाहिए। ठीक है, इसका प्रयोग करना चाहिए, परिवार सीमित रखना चाहिए। तो ये जो है समाहित ये सब एस्पेक्ट्स नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी मतदान वाले और कर प्रणाली वाले की, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया। कुछ मौलिक कर्तव्य अस्पष्ट हैं, बहुअर्थी वाले हैं, जैसे उच्च आदर्श। मैंने कहा था उच्च आदर्श को क्या है ये परिभाषित नहीं किया गया। सामाजिक संस्कृति ये क्या है, हमने डिफाइन किया आपको, सामाजिक संस्कृति वही है, लेकिन सामाजिक संस्कृति को डिफाइन नहीं किया गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होगा, ये इसको डिफाइन नहीं किया गया। ये सब चीज़ें अनडिफाइंड है, अपने अपने मतलब से लोग कर सकते हैं, अपने अपने मकसद से कर सकते हैं। हम लोग जो देखते हैं, रामायण को मैंने देखा तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ, और उसको जो है तो उसमें कुछ चीज़ें नहीं सोचता हूँ कि वहाँ कहाँ होगा, लेकिन उसको मानने वाले लोग हैं, वो बोलते हैं कि रावण जो है विमान पर बिठा करके लेके गया था सीता जी को। ठीक है, ये दूसरी बात है कि राइट ब्रदर फिर हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए, पहले हो गए, होगा उस समय, लेकिन अब उसके बाद सब भूल गए हम लोग। ठीक है, ये दिगर बातें हैं, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसकी आलोचना हो सकती है। ठीक है, इसमें भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य का पालन न करने वाले पर आर्थिक दंड और सजा का प्रावधान करने की सिफारिश की थी। महत्व के बारे में आप कह सकते हैं कि नागरिकों को मूल कर्तव्य जो है एक सचेतक के रूप में कार्य करता है जब वे मूल अधिकारों का प्रयोग करते हैं। यानी मूल अधिकार अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो ये आपका सचेतक है। जैसे मूल अधिकार में कहा गया है कि आप जाति, लिंग, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो ये व्यक्ति के स्तर पर ही ये सचेतक के रूप में काम करता है कि आप किसी व्यक्ति का में भेदभाव नहीं करें, अनटचेबिलिटी को आगे नहीं बढ़ाएं। ये सब आपका कर्तव्य बनता है। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी के लिए एक चेतावनी का काम है। यानी अगर आप राष्ट्र के विरोधी हैं, अगर आपने राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान नहीं किया, तो ये आप ये एक चेतावनी होती है। अब इसके लिए अपमान के लिए कानून भी बने हैं और दंड के प्रावधान भी किए गए। ये नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। अगर आप बढ़िया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे तो एक अच्छे नागरिक होंगे, तो आप उन चीज़ों को आत्मसात करेंगे और आप प्रतिदिन आपके आचरण में भी होगा।
ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ये कर्तव्य बनता है। आप में से बहुत लोग हैं जो अपने हॉस्टल में रहते हैं या किसी के मकान में रहते हैं और वो चाहते हैं आप कोचिंग के लिए निकले और आपने लाइट को जला दिया, पंखा को चला करके चले आए, ठीक है, कि जाने दीजिए, मकान मालिक को प्रताड़ित करना है मुझे, ठीक है। तो ध्यान में रख बेटा, ये नेशनल लॉस है। बिजली को का की है आपूर्ति है, ये नेशनल लॉस है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये कर्तव्य बनता है कि आप बिजली की बचत करें, ठीक है। यही तो कर्तव्य है जो हाथ पग पग पे आपको दिखाना है। आप रात से चल रहे हैं और पानी का नल जो है वो खुला हुआ कहीं आप देखेंगे इसी तरह खुला है और बह रहा है, आपका कर्तव्य बनता है उसको जाके बंद करें, क्योंकि एक एक बूंद पानी के लिए आप जब जाएं वैसे क्षेत्रों में जहां पानी की कीमत समझ में आती है वहां एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। तो ये सब कर्तव्य हैं और आप उस कर्तव्य का निर्वहन करना है, आपको एक अच्छे सिटीजन बनना है, ठीक है। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। तो मूल कर्तव्य बताता है कि अदालत अगर किसी विधि की समीक्षा कर रहा हो तो कर्तव्य बताता कि ये आपका भी कर्तव्य था, इसकी समीक्षा वो करते समय वो देखता है, ठीक है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं और इसके पूर्ण नहीं करने पर उसको दंड या फिर आर्थिक दंड या सजा के तौर पर दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन से कानून बनाए गए हम उसकी चर्चा करते हैं क्रियान्वयन के संबंध में। तो पहला जो है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया गया। भ्रष्टाचार में संलिप्तता, धर्म के आधार पर मत मांगना, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो इसमें जनप्रतिनिधि कानून बनाया गया 1951 में। जो नेता भड़काऊ भाषण करके धर्म में विभेदीकरण करके वोट मांगते हैं, जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, ये रहने के बावजूद, ये कानून के बावजूद सब करते हैं। केसेस होते हैं, अभी दिल्ली वाले विधानसभा में ही देख लीजिए, केंद्रीय मिनिस्टर जो हैं उन पर आरोप लगे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से भड़काऊ भाषण दिया। तो इस तरह के केसेस आते रहते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार के मामले में देखिए तमाम, लालू प्रसाद यादव जी को भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आधार पर इसी कानून के तहत उनको भी सजा दी गई। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारक अधिनियम 1971 ये बनाया गया 1971 में, और देश के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के प्रति अनादर को दंडनीय घोषित किया गया। ये बनाया गया 1971 में। अब इसके संबंध में केस हुए। इसके पहले जो था ये भी केस बना कि वो केरल में था, ठीक है। वहाँ स्कूल के किसी बच्चे ने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया, 4 बच्चे ने। अब उसको निलंबित कर दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया। अब जो है इसके से इमैनुअल थे, उनके केरल सरकार के विरुद्ध उन्होंने वाद दाखिल किया। अब इसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो है ये ऐच्छिक है, आप किसी को जबरदस्ती राष्ट्रगान नहीं गवा सकते, ठीक है। वो धर्म के उनके आड़े आता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि वो नहीं गाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जबरन इसको राष्ट्रगान गाने के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह का केस आप सिनेमा हॉल में भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन चेंज किए। सुप्रीम कोर्ट में पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजेगा और सभी लोग उस पर खड़ा होंगे, ठीक है, उठ के खड़ा होंगे, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, अब ये डिसीजन तो कर दिया गया, सबको अनिवार्य कर दिया गया। अब इसी में बहुत सारे केसेज आने लगे। एक अपाहिज व्यक्ति था, वो खड़ा नहीं हो सकता था, वो नहीं खड़ा हुआ, उसके पूरे परिवार को पीट दिया गया, सिनेमा हॉल में ही पीट दिया गया, वो नहीं खड़ा हुआ। तो अब आप समझिए इस तरह के केसेज जब आने लगे तो सरकार भी बैकफुट पे चली गई। सुप्रीम कोर्ट में फिर से रिव्यू हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आकर के उन्होंने भी बदला। बात भी सही है, ठीक है। ऐसे स्थानों पर आप देखेंगे वो राष्ट्रगान का भी अपमान होता है, मेरा मानना है। आप ऐसे जगहों पे जा रहे हो जहां मनोरंजन के लिए जा रहे हो, आप देखते हो सब लोग दूसरे दूसरे मूड में रहते हैं और राष्ट्रगान बजे तो उस समय आपको खड़े होना ना, सम्मान करना, जो जहां वहीं खड़े रह जाए,
ठीक है, आप देखते हैं वो राष्ट्रगान बज रहा है, लोग अपना सीट ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, राष्ट्रगान का अपमान है। मेरी दृष्टि में ये बहुत सही भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन चेंज किए, ठीक है। तो ये भी था। राष्ट्रध्वज के संबंध में नवीन जिंदल साहब इंडस्ट्रियलिस्ट थे, राष्ट्रध्वज के संबंध में केस आया, उन्होंने क्या किया कि वो प्रतिदिन अपने उद्योग में आते थे और राष्ट्रगान बजाते थे। अब इसको लेकर के जो है सरकार जो है उनके विरुद्ध, प्रशासन जो है उनके विरुद्ध ऑब्जेक्शन किया कि आप जो है आप डेली नहीं फहरा सकते हैं और जब चाहे अपने बिल्डिंग पर नहीं फहरा सकते हैं। फिर उन्होंने जवाब दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर डिसीजन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, राष्ट्रध्वज फहराना हमारा मौलिक अधिकार भी है, कोई सबका अधिकार है, कोई भी करेगा, कभी भी फहरा सकता है। हाँ, उसके संबंध में गाइडलाइन दिए गए। फिर ध्वज संहिता बनाई गई 2002 में कि कब कब बजाना है, कब कब इसको फहराना है और जब फहराते समय क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। इन सब के लिए वो नियम बनाए गए, ठीक। तो इस संबंध में एक्ट बनाते चले गए और उसके तहत अगर कोई अपमान करता है राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं करना, तब ऐसी दशा में आपको दंडनीय बनाया गया, दंडनीय घोषित किया गया। नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के में अस्पृश्यता को 1976 में जो है छुआछूत और जाति के आधार पर कोई छुआछूत का व्यवहार करता है उसको दंडनीय बनाया गया, ठीक है। अवैधानिक गतिविधि निवारक अधिनियम बनाया गया 1967 में और सांप्रदायिक जो संगठन है उसको गैर कानूनी घोषित किया गया। तो जो देखते हैं आप, सिमी है, तमाम जितने दल हैं इस तरह से बनाए गए संगठन हैं, आए दिन देखते हैं कश्मीर में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक, जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गई। तो इस तरह से सांप्रदायिक संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है इसी एक्ट के तहत। वन जीवन अभ्यारण्य 1972 के तहत विलुप्त प्राय संकटमय प्रजातियों के व्यवहार को प्रतिषेध करता है। इसी तरह वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया, जिसमें अंधाधुंध जो वन उन्मूलन है उसको रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद IPC के एक्ट में बहुत सारे राष्ट्रीय अखंडता को खंडित करने वाले जो भी हैं, जैसे JNU का मामला आया है, उसमें जो है कन्हैया पर केस चल रहे हैं, तमाम जो है कुछ लोग हैं उस पर केस चल रहे हैं। तो ये सब जो है अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको दंड मिलेगा। तो ये जो देखते हैं आप कानून बनाया गया मौलिक कर्तव्य से संबंधित, कि अगर मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और उसमें कानून अगर उसका पालन आप नहीं करते हैं तो ये कानून के तहत आपको दंड दिया जाएगा। यानी कि कुछ चीज़ें वैधानिक बनाई गई हैं इसमें कि आपको विधान के तहत अगर आपने ऐसा अनादर किया, राष्ट्र के सम्मान में आपने अनादर की, राष्ट्र की एकता अखंडता को आपने चोट पहुंचाई, तब आपको राष्ट्रद्रोही समझा जाएगा आपके अधिक, और इसके तहत आपको सजा भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आस्पेक्ट था मौलिक कर्तव्य का, मैंने आपको समझाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर एक क्वेश्चंस जो है आंसर तैयार करेंगे। मैंने डायमेंशन दिया बेटा, इसको सुन करके और अच्छे से एक आंसर का तैयार करो और उसके बाद हमको दिखाओ। मैं ये नोट्स तुम लोग को भेज दे रहा हूँ जो आपको हेल्प देगा, और इसको बना करके उसको प्रासंगिक रूप में अभी के टर्म में आप इसको लिख करके, चाहूँ तो मैं लिख के दे सकता था लेकिन नहीं देना मेरा इसलिए कर्तव्य बनता है कि आपके डेवलप्ड मैंने डायमेंशन दूं और आप इस पर लिखें। सबके अलग अलग उत्तर होंगे, एक मैं दे दूंगा तो सबके उत्तर एक ही तरह के हो जाएंगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, आप इसको सब अपने अपने लिखो, और आपको लगता है कि मेरे उत्तर में कैसा लिखा हूँ आप दिखाना चाहते हो, आप मेरे उसमें भेज दो, मैं व्हाट्सएप पे सबको देख लूँगा कि इसका उत्तर में क्या कमी है, उसमें क्या लिखना चाहिए, मैं गुणात्मक सुधार क्या हो सकता है, मैं उसको निश्चित रूप से करूँगा, ठीक है। मैं फिर अगले सेगमेंट में अलग मैटर को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।